Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, आज हमारे साथ है रवि जी, जो कि 2020 में रेंजर बने। तो रवि जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और बच्चों, थैंक यू आज सर। रवि जी आपका मार्गदर्शन करेंगे अबाउट स्ट्रेटजी, भाई कैसे उन्होंने एग्जाम निकाला, किस तरह से आपको स्टडी करनी है, और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे हमसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, आपके काम का होने वाला है ये वीडियो। तो रवि जी, सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं, स्कूलिंग आपने कहाँ से की और ग्रेजुएशन कहाँ से किया। सर, मैं दमोह जिले के नरसिंहगढ़ गांव से आता हूँ और मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन अपने गांव दमोह नरसिंहगढ़ से ही करी हुई है। इसके बाद गांव में सर आगे अच्छी शिक्षा के स्तर नहीं थे, तो हमने कानपुर के बोर्डिंग स्कूल में मैंने अपनी 12th कंप्लीट की। उसके बाद मैंने इंदौर के SGS ITS कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने 2019 में ही जुलाई में दिल्ली जाके UPSC की तैयारी करना स्टार्ट किया था, पर 2020 में जैसे कि कोरोना आया तो वहाँ से वापस आना पड़ा और कुछ दिन घर पे रहे। फिर बाद जाके 2021 जनवरी में इंदौर पहुंच के MPPSC की तैयारी चालू करी और 2020 में मेरा फॉरेस्ट रेंजर में चयन हुआ। किस तरह से आपने तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि यूपीएससी स्विच करके फिर एमपीपीएससी की तरफ आना, और उस समय एमपीपीएससी के हालात भी अच्छे नहीं थे, मार्केट वैसा था। तो सुनने में आया होगा सीनियर से या फ्रेंड से कि यार एमपीपीएससी क्यों दे रहे हो, यूपीएससी में ही लगे रहो अभी। सर मेरे भैया जैसे कि वो भी MPPSC चयनित हैं, 2014 वाली PSC में उनका सिलेक्शन हुआ था सिविल्स में। तो उन्होंने मुझे बताया कि UPSC तो जैसे अब आप वापस आ गए दिल्ली से, अब जाने का था नहीं क्योंकि कोरोना था और काफी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला अभी PSC पे ही फोकस कर लीजिए। और 2019 के बाद जो 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था तो थोड़ा सा UPSC जैसा ही सिलेबस लगने लगा था उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने वो जो एक्ट्स थे वो हटा दिए थे, जिससे 25-30 क्वेश्चन उस टाइम पे आते थे, पर्टिकुलरली एक्ट से ही आते थे। तो हट चुके थे और 2020 का पेपर भी कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, तो मुझे बहुत फायदा हुआ इस चीज का। तो स्विच करने का वहां पे मुझे उतना लॉस नहीं हुआ। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें GS और सीसेट दोनों ऐड होके ही प्रीलिम्स निकालते हैं वो। तो सीसेट मेरा जैसे पहले से ही साइंस बैकग्राउंड रहा है और GS से मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो साइंस कभी कमजोर नहीं हुआ, मैथ्स रीजनिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहा है, तो सीसेट में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो दोनों मिला के कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर नंबर आ गए प्रीलिम्स में, तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो फॉरेस्ट ही करते हैं। सिविल्स का तो पहले छूट ही गया क्योंकि दिल्ली छूट गया, तो उसके बाद सिविल्स का रोना ही छूट गया। 2020 में भी सिविल्स का जो प्रीलिम्स था वो एक नंबर से रुक गया था, तो ये बैड लक तो था नहीं, गुड लक साबित हुआ, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट की तरफ रुक किया और फॉरेस्ट एक बार में ही मेरा निकल गया। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएससी का आपका, कि इससे यस सर, पहले भी आप? 2020 मेरा 2020 पहला ही था और उसी में ही सर मुझे फॉरेस्ट में सफलता मिली। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने फॉरेस्ट क्रैक कर लिया। क्या यस सर। स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी अबाउट प्री, क्योंकि दोनों के मार्क्स, जैसा कि सभी को पता है, सी सेट और जीएस दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं मेंस के लिए। तो क्या स्ट्रेटजी रही, सी सेट को आपने किस तरह से लिया, और जीएस क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह आपके मेंस में देखने को आपको नहीं मिलती है फॉरेस्ट में, तो ये हाँ कैसे कब किया कि मुझे इतना ही पढ़ना है कि मेरा प्री निकल जाए। तो जब प्री का सोचना चालू किया, उसका सिलेबस देखा, एग्जाम पैटर्न देखा, तो मुझे सीसेट का पता चला कि फॉरेस्ट में सीसेट जुड़ता है। और मेरा सीसेट काफी अच्छा था, मुझे पता था सीसेट में कहीं भी 85 से 90 के बाहर तो मैं जाऊंगा नहीं, इसके अंदर ही रहूंगा। तो एक वो कॉन्फिडेंस था, तो मैंने सारा जो टाइम था मैंने अपना प्रीलिम्स में लगा दिया। और उस टाइम पे सिलेबस चेंज हुआ था, तो मुझे ये भी था कि सबके लिए चेंज हुआ है, रिपीटर्स को भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। तो सिविल्स में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बस मुझे MP में दिक्कत आती थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम है और उसका जो मटेरियल है वो MP में उतने आसानी से मिलता नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए MP का जो रिलेटेड मटेरियल होता है। तो उसके लिए उस टाइम पे मुझे टेलीग्राम का पता चला, और उसमें जितने भी ग्रुप्स थे जिसमें क्विजेस होते थे, जिसमें डाटा ये मटेरियल आया करता था, वो मैंने वहां से पढ़ना चालू किया, MP स्ट्रॉन्ग करना चालू किया। एक दो बुक से ज्यादा मैंने MP की रेफर ही नहीं करी। और जो पॉलिटिक्स और ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, ये मेरा UPSC की प्रिपरेशन के दौरान ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था, MP इंडिया का। बस मुझे MP का ही थोड़ा करना था, तो मुझे टेलीग्राम से और तो 2-3 बुक से ही वो मेरा कंप्लीट हो गया। और दोनों का मिला के अच्छा खासा स्कोर गया, तो प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई हो गया। हाँ, सी सेट में किस तरह से, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से आप रहे हैं, है ना, तो सी सेट में क्या टारगेट था कि मेरे को यार इतना स्कोर करना ही करना है। सीसेट में मुझे पता था कि मतलब कुछ क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, कुछ मैथ के होते हैं, कुछ रीजनिंग भी होते हैं, और पैसेज होता है इंग्लिश और हिंदी का। पहले ग्रामर नहीं आती थी, 2020 तक ग्रामर नहीं आती थी हिंदी की सीसेट में। पर 21 से इन्होंने ये चालू किया है कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी परेशानी हो, तो 2021 और 2022 में 20 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के डाल दिए। पर 2020 में ऐसा नहीं था, तो बहुत ही ईजी रहा। मुझे पता था 90 के आसपास आराम से स्कोर कर लूंगा। लेकिन उस टाइम हमने इंग्लिश के डाले, तो इंग्लिश में मेरे 17 क्वेश्चन थे इंग्लिश के, उसमें से मेरे 12 या 13 सही थे, और उन्होंने 17 के 17 ही डिलीट कर दिया। तो उसके बाद कट ऑफ तो नीचे जाना ही था, पर मेरे नंबर तब भी हाई थे क्योंकि बाकी मैं अच्छा करा हुआ था, तो मुझे पता था कि सीसेट हेल्प कर जाएगा।
और जीएस में मेरे 65 सही थे और 66 सिविल का कट ऑफ गया था उस टाइम पे। तो एक नंबर से सिविल रुका था, उसकी वजह से फॉरेस्ट का मेंस दिया और वो पहले अटेम्प्ट में निकल गया। मेंस की क्या स्ट्रेटजी रही, क्योंकि सिलेबस नया था, फॉरेस्ट्री ऐड हुआ था, है ना, साथ ही साथ साइंस भी आपको पता है डीप लेवल का इसमें आता है, साथ ही साथ एमपी तो आपने प्री में पढ़ा ही रहा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जो ट्राइबल वाला पार्ट अलग से इन्होंने दिया हुआ है एमपी में, कि ट्राइबल्स भी आपको अच्छे से पढ़ने, और क्वेश्चंस के लेवल भी, जैसा मैंने पेपर देखा था 2020 का, तो काफी अच्छा रहा। तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी थी कि यार मेंस में तो अपन मस्त करके आएंगे? तो मेंस का सिलेबस जैसे दो पार्ट में बटा हुआ है, पेपर भी दो पार्ट में आता है, 50 एमपी के क्वेश्चन आते हैं और 100 फॉरेस्ट्री साइंस मिला के आता है। जी। तो एमपी तो प्रीलिम्स में हमने कर रखा था, एमपी का थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया था कि कैसा एमपी पढ़ना है। तो टेलीग्राम से भी मेहनत लगातार मिलती रहती थी कि हाँ ये पढ़ लीजिए ये पढ़ लीजिए। हमारे ग्रुप्स बने हुए थे, जैसे मनीष भाई, सचिन भाई, हम लोग ये सब कांटेक्ट में ही रहते थे उस टाइम पे, तो ये पता हाँ, चलता रहता था कि वो एमपी ग्रुप कैसे बना पढ़ना हुआ है। था आपका। हाँ, वो ग्रुप ग्रुप काफी फेमस हो चुका है अब तो। उस ग्रुप के हाँ, उस 90% ग्रुप की बच्चे काफी चर्चा है फॉरेस्ट विभाग में भी, कि यार ये जो पूरा हाँ सर। ग्रुप है ये पूरा का पूरा ही फॉरेस्ट में है, और बच्चों में भी काफी चर्चा है। मुझे पास मैसेज आ रहे थे जब मैंने इंटरव्यूज आप लोगों को डाले, कि सर हम कैसे ग्रुप हम्म। बनाए, सर हम भी बना लें क्या, तो ये कर लें। तो वो ग्रुप आपका जो था, कहीं ना कहीं जितने भी उस ग्रुप में रहे मोस्टली सबका सिलेक्शन हुआ है, हाँ उस सर, ग्रुप वहीं का से आप एसीएम लोगों को निकले, फायदा वहीं से मिला है। टॉपर हमने दिए हैं। सोम शर्मा सर हैं और मनीष शर्मा सर हैं, इन लोगों ने काफी मेहनत करी उस ग्रुप को बनाने के लिए। तो ऐसा कोई लीड करे अगर एक बच्चा, तो आराम से, एक टेलीग्राम एक अच्छी चीज है, वहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो, सारा मटेरियल शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई झंझट नहीं होती, सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे काफी अच्छा नॉलेज शेयरिंग का ही प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो उसी के बेसिस पे यूनिट जो पार्ट 1 है, जिसमें 50 क्वेश्चन थे एमपी के, जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तब 50 में से 40 मेरे सही हो रहे थे। इतना अच्छा एमपी हो चुका था, जबकि मैंने एमपी किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा, कहीं से मैंने देखा ही नहीं, बस कुछ टेलीग्राम और दो तीन बुक, उससे ज्यादा मैंने एमपी पढ़ा ही नहीं। उसके बाद जो फॉरेस्ट्री का पार्ट था, जब वो देखा तो वो नया ऐड हुआ था, तो वो अलग टेंशन थी। फिर उसको सर्च किया ऑनलाइन, यूट्यूब पे सर्च किया, और बुक्स पता चली कि हाँ यूपीएससी में मणिकनंदन चलती है, और अरे यार, इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती नहीं थी, फॉरेस्ट्री का मटेरियल अच्छा है इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वालों को वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हिंदी आई में थी, पर नहीं है इंग्लिश मीडियम मटेरियल। वालों को नहीं आई थी। तो हमने खोला उसको, थोड़ा पढ़ा, तो उसमें ज्यादा डीप था। फिर यूट्यूब में देखा जो हमारे सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग देखा, एमपी स्पेसिफिक देखा। तो दो चार जगह से सोर्सेज को इकट्ठा करते करते वो हमारा नोट्स बनाने का प्रक्रिया चल ही रहा था। और क्विजेस हमारे लगातार चलते रहते थे। अगर हमने सिल्वीकल्चर पढ़ा है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग देख लेते थे। अगर हमने नर्सरी डिसीज पढ़ा है, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लोग क्विज पे बना लेते थे। प्रीवियस ईयर हम लोग करते रहते थे कि एमपीपीएससी में या फिर यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। तो ऐसे करके मेंस का सिलेबस बाई पॉइंट जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते गए, और इसी तरह से हमारा मेंस का सिलेबस खत्म हुआ। अब हम साइंस पे आते हैं, तो साइंस तो जैसे कि बैकग्राउंड मेरा रहा है साइंस का, कभी छोड़ा ही नहीं। जब मैं जीएस से अपना वो कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तब भी मैंने गेट की तैयारी में साइंस लगातार पढ़ते रहा। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग था, तो उसमें कभी दिक्कत ही नहीं आई। बस बायो एक ऐसा था जहाँ पे रिस्क फैक्टर था, क्योंकि बायो का सिलेबस बहुत डीप था, कोई बायो पढ़ी नहीं थी। नीट वालों के लिए ग्रास मुझे लगता है होपर वो वगैरह 100। वाला भी उन्होंने डाल दिया था, है ना, कि ग्रास होपर भी पढ़ना आपको, तो वो मिल भी नहीं रहा था कहीं बच्चों को नहीं नहीं अच्छे मिल से। रहा था। तो फिर वो बहुत सोचा उसके बारे में क्या करूँ, तो वो ग्रुप था जो हमारा वहाँ पे, हमारे लोग थे जिन्होंने नीट का भी पढ़ना चालू कर दिया था। नीट के मटेरियल ला के वो बायो तैयार कर रहे थे। तो वहां से हमने तो पढ़ा नहीं, तो मैं सिर्फ कुछ लगाता था, कुछ लगाने से इतना मुझे याद हो रहा था, मैं कहा चलो करते जाते, अलग से बायो के लिए मैंने टाइम नहीं दिया। और बायो को ऐसे लेके चल रहा था कि चलो बाकी ये कमजोर है, बाकी मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग था, इसमें मैं कर लूंगा। तो मैं बायो को मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, लोगों ने बहुत मेहनत करी उसमें और अच्छा करा भी उन्होंने। पर मैंने जैसे 10 क्वेश्चन आए तो मेरे 5 सही हो गए, मैं 5 में खुश था। फिजिक्स के जैसे 5 न्यूमेरिकल आए तो मेरे 5 के 5 सही हो गए। उसमें लोगों को लगा था न्यूमेरिकल बहुत टफ, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल बहुत इजी लगे, पर बायो टफ लगी। तो इस तरह से वो मैनेज हो गया और मेंस में अच्छा स्कोर खींच गया। तो इजी आ गया मेरे को। ये जो सफर था 3 साल लग गए, और अभी 2 साल की फिर ट्रेनिंग 18 महीने की हाँ। आपकी वो होगी, तो ये जो 5 साल का सफर है ये कैसे मतलब मैनेज हुआ, क्योंकि 3 साल का तो आपने मैनेज किया, तो किस तरह से कठिनाइयां आई? फैमिली प्रेशर भी रहता है यार, कब तक एग्जाम देते रहोगे, एज भी हो गई है, ये हो गई, ये सारी चीजें मैनेज करना कैसे मैनेज हुआ ये? तो जैसे मैं बताया, जुलाई 2021 को मैं इंदौर पहुंचा, मैंने चालू करा था इसको। मैंने जुलाई 2021 में मैंने प्रीलिम्स दिया था 2020 का, और अगस्त में मैंने सीएपीएफ यूपीएससी का भी पेपर दिया था। तो मेरे उस साल ये दोनों पेपर निकल गए थे। तो 2021 में मेरे ये दो पेपर निकले थे, और 2022 तक ना इसका मेंस हुआ था ना सीएपीएफ का इंटरव्यू हुआ था। तो उस टाइम काफी प्रेशर चल रहा था, काफी टेंशन थी कि क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ ओबीसी का केस भी चल रहा था। और कुछ पिटीशन जीवी लोग तो लगातार पिटीशन ही लगाते जा रहे थे, लगातार चल रहे एमपीपीएससी, बहुत परेशानी थी, बहुत डिप्रेशन था। तो उस चक्कर में एक्सीडेंट भी हुआ। कुछ दिन बेड रेस्ट भी मिला, घर वाले बहुत परेशान हो गए इस टाइम पे। फिर जैसे 2023 आया, तो फिर लगातार जो खुशियां चालू हुई, लगातार इंटरव्यू होने चालू हुए। यूपीएससी वॉल के सामने जाके फोटो खिंचाया, फिर एमपीपीएससी के वॉल के सामने फोटो भी खिंचाया। तो घर वालों को फिर ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अब ठीक है, अभी किस्मत साथ नहीं दे रही, पर चलेगी किस्मत। फिर उसके बाद मई आया, मई में रिजल्ट आया, सीएपीएफ मेरा 12 नंबर से रहा। फिर मैंने पटवारी भी दिया था इस साल, वो मेरा 0.5 नंबर से रहा।
तो मुझे लगा कि फिर वही पुरानी घसी पिटी किस्मत चालू हो रही है। और जुलाई में फिर फॉरेस्ट का रिजल्ट आया, तब मुझे लगा कि हाँ, मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सफलताएं आती हैं, वो तो आएंगी ही, कोई नहीं रोक सकता उनको। पर फाइनली सिलेक्शन हुआ तब अच्छा लगा कि हाँ भाई, फाइनली पेड ऑफ, घर वालों की मेहनत, उसका कुछ फल मिला है फाइनली जाके। इंटरव्यू में बोर्ड किसका था आपका, और किस तरह से आपको क्वेश्चंस किए गए? कुछ इंटरव्यू का कुछ बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से उलझाया गया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे अटके हो आप? इंटरव्यू की कहानी तो मेरी बहुत ही बुरी है। मेरा बोर्ड था चेयरमैन सर, मेहरा सर का बोर्ड था मेरा। और वो थोड़े से हिंदी मीडियम वालों के प्रति ज्यादा ही झुकाव रहता है उनका। तो मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो मैंने जाते ही उन्होंने मेरा स्कूल का नाम देखा, एलिजर बॉर्डन मेरे स्कूल का नाम था। तो वहीं वो फंसा लिया मेरे को कि तुमने यहाँ से क्यों करी, इतना एमपी में इतने सारे स्कूल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल है, कानपुर जाने की जरूरत क्या थी। तो मैंने बोला सर स्कॉलरशिप मिल रही थी आईआईटी जेई आईआईटी मेंस का, वहाँ पे स्कॉलरशिप पे बोलो कोचिंग करा रहे थे, तो मैंने बोर्डिंग ज्वाइन कर लिया, उसी के साथ 11 12 चलता रहा। फिर बोले तो आईटी निकला, मैंने बोला नहीं सर नहीं निकला। तो बोले फिर कहाँ से किया ग्रेजुएशन, मैंने बोला जीएस से किया, एसजीएस आईटीएस। बोले वो भी अच्छा कॉलेज है, मैकेनिकल से किया है, इतना वहाँ पे स्कोप है, रिसर्च में जाओ, वहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो, फॉरेस्ट में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इस बात को लेकर मुझे को इतना ग्रिल किए, मुझे उसमें लगाते रहे, फंसाते रहे कि नहीं नहीं फॉरेस्ट तुम्हारे लिए है ही नहीं, मैकेनिकल का कोई कॉन्सेप्ट फॉरेस्ट सर्विस में यूज ही नहीं कर सकते, आप क्यों आ रहे हो फॉरेस्ट में। मैं मनाता गया भाई सर ऐसा कर सकते वैसे कर सकते, ये पॉइंट डाला वो डाला, नहीं उनको कोई वो तो मतलब कन्विंस ही नहीं हो रहे थे वो। पहले से प्रेजुडिस टाइप का था कि नहीं मैकेनिकल वाला फॉरेस्ट में करेगा क्या। उसके बाद फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए। हम लोगों ने इतना करा है, प्रैक्टिस करा पढ़ा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन से पूछे कि अगर आपको नर्सरी में प्लांटेशन करना है तो गड्ढा क्या डायमेंशन कराएगा। अब मुझे गड्ढे का डायमेंशन तो कैसे भी नहीं आता, तो उसमें थोड़ा हमने ग्रिल किया, चलो ठीक है वो निकला। फिर बाकी जब दमों के क्वेश्चन आए, जैसे दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नोरा दही है, इनके पर क्वेश्चन आए तो इस पे अच्छा गया। पर मेरा सर का बोर्ड थोड़ा सा कठिन वाला था। मैंने यूपीएससी का बोर्ड फेस किया हुआ है, तो उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे, अच्छे नंबर भी दिए, पर एमपीपीएससी का बोर्ड मुझे थोड़ा सा गलत लगा, इसमें सही नहीं गया। मतलब उलझाने वाला था पूरा बोर्ड। तो और अक्सर ऐसा देखने को मिला साथियों के साथ भी, बाकी आपके दोस्तों के साथ भी जिन्होंने इंटरव्यू दिया साथ में, उनके साथ भी हाँ, यही हाल? एक ये शुभम शर्मा सर हैं जो मैंने बताया, जिनके ग्रुप बनाए थे, हाँ। उनका ही मेरा सर का बोर्ड था। और उनको भी काफी नवाजा उन्होंने अच्छे से। इंटरव्यू का और जर्नी वैसे भी तो बढ़िया क्या थी क्या आपकी। है, सर मेंस में अच्छे नंबर थे तो इंटरव्यू का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस में 450 का रिटर्न होता है और सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, तो उतना इश्यू नहीं होता। अगर मेंस में अच्छा कर गए आप तो सेल थ्रू हो जाता इंटरव्यू मायने नहीं रखता, बस मेंस है। हाँ में जी। आप लोगों को मेहनत करनी। रवि जी, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़े से डरे भी रहते हैं क्योंकि वैकेंसीज जैसे अभी नहीं आई हैं, और फॉरेस्ट का प्री का कट ऑफ रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक, हाँ, है ना? बच्चों के मन में असमंजस है। आपके कमेंट भी पढ़े थे मैंने उस वीडियो के नीचे जब बच्चा पूछ रहा था, असर मैंने करा। तो आप भी बच्चों की हेल्प करते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। तो बच्चों में यही है कि सर पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फॉरेस्ट में हर साल इतनी अच्छी पोस्ट देखने को नहीं मिलती हैं, लिमिटेड ही पोस्ट आती हैं और लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं पढ़ने के भी। तो क्या बच्चा फॉरेस्ट की तरफ लगा रहे या फिर सिविल को भी साथ में लेके चले? सर फॉरेस्ट में पोस्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 2018 में 100 प्लस थी, 2019 में 7 आई, 2020 में 100 प्लस आई, फिर 2021 में 63 आई, फिर 2022 में 15 आई हुई है। तो अभी इंटरनल न्यूज तो है कि बढ़ेंगी, क्योंकि इसलिए उन्होंने अभी फॉरेस्ट का प्रीलिम्स का रिजल्ट भी नहीं दिया है कि बढ़नी है शायद। अगर नहीं बढ़ती है, अगर 15 पे ही रहता तो बहुत खतरनाक कट ऑफ जाने वाला है, 340 प्लस भी जा सकता है प्रीलिम्स का कट ऑफ। क्योंकि तो जीएस का मतलब कट ऑफ भी एक हाई बार गया है, सिविल का बिल्कुल कट ऑफ जीएस का काफी 80 गया है, तो आराम से हम 340 मान के चल सकते हैं, जा सकता है फॉरेस्ट प्रीलिम्स का। पर अगर आप एक से फॉरेस्ट को फोकस करके चल रहे हैं तो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, क्योंकि अब इसमें पोस्ट का कोई भरोसा नहीं, और लगातार लोग रिपीटर्स दे ही जा रहे हैं, क्योंकि 2018 से क्लियर नहीं हो पा रही वैकेंसीज। 2020 अभी आया है तो इसके रिजल्ट्स आए हैं, पर ये भी लगातार देंगे, बच्चे छोड़ेंगे नहीं। जैसे हम लोग रेंजर बन गए, अगर एसीएफ मिलेगा हमको 2021 में तो हम देंगे। तो वही है, मतलब वो तो बढ़ते ही जा रहा है। तो 2 3 एग्जाम लगातार अपने ध्यान में लेके अपने को आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ फॉरेस्ट का इशू लेके सिर्फ उसी में लगे रहो तो थोड़ा सा वो रिस्क रहता है कि एक ही एग्जाम के पीछे आप पूरा ही डेडिकेट होके कर रहे हो। तो जब इसका प्रीलिम्स निकल जाए अगर, तो फिर उसके बाद मेंस का आराम, क्योंकि मैंने जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया था मैंने फॉरेस्ट मेंस पढ़ा ही नहीं था। जब फॉरेस्ट इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तब मैंने फॉरेस्ट मेंस का पूरा सिलेबस देखा, पूरा कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, ग्रुप्स क्या क्या बने हुए हैं, तब मैंने ज्वाइन करना चालू किया। तो तब मैंने पढ़ाई चालू की, तो एक साल उस टाइम तो टाइम मिल गया था, क्योंकि जुलाई 2021 में हमारा प्री हुआ था, जुलाई 2022 में हमारा मेंस हुआ था, एक साल का टाइम मिला था पूरा। तो वो भी काम आ गया। बाकी ठीक है, स्टूडेंट्स जो देने वाले हैं सिलेबस करके रख लें। अब तो इतना मटेरियल होता जा रहा है, कोचिंग्स भी होती जा रही हैं, 2 3 कोचिंग हो गई जो फॉरेस्ट डेडिकेटेड है। और टेलीग्राम से ग्रुप हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप बन चुके हैं जहाँ से आपको मटेरियल आराम से मिल जाएगा। और फॉरेस्ट्री जैसे हमारे टाइम ऐड भी थी, तो अब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो चुके हैं कि चलो ऐसा फॉरेस्ट्री आता है तो कैसे पढ़ना है, हमारे भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन, तो सब कुछ मिलने लगेगा तो ईजी हो जाएगा वो तो।
पर वही है, वेट करना पड़ेगा प्रीलिम्स के रिजल्ट का, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जा सकता है अगर सीट्स नहीं बढ़ती हैं तो। सीट्स बढ़ती हैं तो बढ़िया ही है, बाकी अगर इनका सिविल में हुआ है तो अभी सिविल पे फोकस करिए। सिविल अक्टूबर में है, आराम से सिविल निकालने का चांस, अच्छी पोस्ट है इस बार सिविल में 2022 में। 23 में देखते हैं कैसी आती हैं, अभी तो नोटिफिकेशन है नहीं, वो तो आएगा दिसंबर नवंबर तक, तब तक तो मतलब 2-3 एग्जाम साथ में लेके चलना मेरे लिए, मेरे हिसाब से सही चॉइस यही रहेगी स्टूडेंट्स। अभी जैसे मेंस है 2021 का अगस्त में, इन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका 21 में फॉरेस्ट का मेंस है, कि किस तरह से वो तभी ध्यान दे दें, और जो जो चीजें मतलब आपने देखी होंगी मेंस एग्जाम में, किन किन चीजों में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए? जैसे अभी 20 अगस्त का जो मेंस है, अभी प्रीवी हुआ है 21 मई को, तो एमपी ज्यादातर बच्चों का रिवाइज ही होगा, बस उसको थोड़ा सा ही उनको मगअप करना है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वापस अपने दिमाग में वापस सेट हो जाएगा। बाकी रहता है जो हमारा फॉरेस्ट्री का और जो साइंस का पोर्शन है, तो मैक्सिमम पार्ट तो इनको देना चाहिए रिवीजन करने में। अभी तो जितना ज्यादा रिवाइज कर सकें उसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस हैं, जो हमारे जो भी सब्सटेंसेज हैं इनके नाम रटने हैं, आराम से रटते रहें, उसको लगातार पढ़ते रहें। बायो है उसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मैथ्स और रीजनिंग उतना कठिन नहीं आता है, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। पर ये जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में लाइट वगैरह के चैप्टर है, मैग्नेटिज्म के चैप्टर है, तो लगातार पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो याद रहता है। क्योंकि लोगों ने 12th में या 10th में पढ़ा हुआ है, उसके बाद बहुत टाइम हो चुका होता है, ग्रेजुएशन हो चुका होता है, या 2-3 साल ग्रेजुएशन के बाद भी निकल चुके होते हैं, तो वो टाइम जो गैप आ जाता है उससे भूलने लगते हैं। तो इसको लगातार रिवाइज करना पड़ेगा। और आखिरी में जैसे 1 अगस्त का टाइम आया तो उसके 20 दिन बचेंगे, उसमें सिर्फ एमसीक्यू लगाने पे फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि फॉरेस्ट का जो मेंस है वो ऑब्जेक्टिव है, सीधी सी बात है, तो ऑब्जेक्टिव है तो आपको लगाना तो है ही। और उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कितना सूट करता है, कि आप कितना अटेम्प्ट करें। जैसे मेरे थे 150 क्वेश्चंस थे, तो मैंने 141 अटेम्प्ट करे, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग का उतना इशू नहीं रहता कि आपका गैस कैसा है, वाइल्ड गैस कैसे करते हैं आप, कैसे मतलब एजुकेटेड गैस कैसे लगाते हैं, ये आपको पता है, आपकी स्ट्रेंथ पता है, तो आराम से कर सकते हैं। तो ये है कि अभी रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जैसे अगस्त स्टार्ट होता है तो आप आराम से एमसीक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज जो भी मिलती है, जहां से मिलती है मार्केट से, वो लेके आइए और उस पर क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन सेफ हैं आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए वहाँ ये स्ट्रेटजी बी 21 वालों के लिए है। और जो पे। अभी जी अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है रनिंग में, और वो फॉरेस्ट सर्विस को एक अच्छी जॉब तो पता ही है सबको है, क्योंकि पहले उतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, बट जब से हाँ सोशल हाँ मीडिया सर। एक्टिव हुआ है तो लोगों को फॉरेस्ट के लाइफ के बारे में भी पता चलने लगा है कि भाई कैसी जॉब है। जैसे मेरे चैनल के माध्यम से आपने देखे होंगे बहुत सारे रेंजर्स, और जो ऑलरेडी हाँ सेलेक्टेड हैं 2017 के, मैंने उनके इंटरव्यूज भी डाल रखे थे, कैसी लाइफ होती है, चाहे वो हाँ एसीएफ हो। सर। तो उस चक्कर में क्या काफी बच्चे फॉरेस्ट की तरफ रुचि ले रहे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं। मेरे पास 12th वाले बच्चों का भी मैसेज आता है, सर बीएससी फॉरेस्ट्री से कर रहा हूँ, सही रहेगा सर, हेल्प मिलेगी। ऐसे काफी सारे बच्चे, तो उनके लिए क्या मैसेज है कि किस तरह से अभी से ही वो स्टेप बाय स्टेप चले? अभी से जैसे कोई अभी ग्रेजुएट कोर्स में है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसके साथ मेरा तो यही है कि भी साइंस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर, क्योंकि साइंस जैसा सब्जेक्ट है कि किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है। अगर आप फॉरेस्ट्री जो प्री या मेन से कहीं फेल भी हुए, तो आपके पास बैंक पीओ है, उसमें आप मैथ्स रीजनिंग आराम से यूज कर सकते हैं। अगर कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको ये तो यूज हो जाएगा। तो अभी आप ग्रेजुएशन के साथ, और ये इजी भी रहता है करना, किसी भी यूट्यूब चैनल से पकड़ लीजिए आप, आराम से उनसे आप सिलेबस देखिए, सेम मैच करिए, अपने क्वेश्चंस लगाइए, खत्म हो जाती है चीज। तो कम से कम मैथ्स रीजनिंग तो आप अभी से अच्छा बेस बना के चल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि एमपी। एमपी तो अब जैसे एमपी के एग्जाम्स हैं तो एमपी तो होने ही होना है, व्यापम का कोई एग्जाम आता है तो एमपी तो होना ही होना है, पीएससी के जितने भी एग्जाम है तो एमपी तो 30 से 40% वेटेज तो अब एमपी ले जा रहा है। तो एक दो बुक ले लीजिए अभी, आपके कुछ भी जब भी आप गैप मारते हो, या फिर जब भी आपका प्रैक्टिकल वैक्टिकल कुछ भी चल रहा है तो आपके पास टाइम मिलता है, तो उसमें आराम से एमपी की एक दो बुक उठा के पढ़ते रहिए, साइंस को थोड़ा सा, अपना मैथ को, रीजनिंग को थोड़ा सा इसको देखते रहिए। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी होती है तो फुल फ्लेज तैयारी के लिए आप इंदौर बढ़िया आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग कोई भी ज्वाइन करिए, या फिर घर से पढ़ना चाहते हैं घर से करिए, लाइब्रेरी लगा लीजिए। उसके बाद फुल फ्लेज करिए तैयारी, और एमपी और साइंस और मैथ्स रीजनिंग, इसके अलावा फॉरेस्ट्री बचता है। फॉरेस्ट्री के लिए बहुत सारे सोर्सेज हो गए, अब तो कोचिंग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया के कारण अब रेंजर्स की ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं सबसे बेस्ट पीरियड रहता है, उसकी फोटोज और जब पोस्टिंग हो जाती है तो वो घूमना घुमाना सब जो भी है नेचर का, वो सब पता चल रहा है, अब बाहर आ रहा है कि हाँ भाई सबसे अच्छी पोस्ट यही थी, हमको पता ही नहीं था। तो वही है, जैसे आप बाहर निकलेंगे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, बढ़िया है। फॉरेस्ट्री ज्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 महीने में फॉरेस्ट्री खत्म हो जाती है। तब तक अपना बेस बनाइए, एमपी अच्छा करिए, साइंस रीजनिंग अच्छा करिए, मैथ्स अच्छा करिए, ये मेंस में काफी हेल्प करता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। फॉरेस्ट्री है, कुछ भी आ सकता है फॉरेस्ट्री में, ऐसा है तो उसका थोड़ा सा ठीक है, पढ़ा है आपने, आपसे बन जाएगा। पर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो किसी के लिए, वो तो सबके लिए कठिन है। पर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, जिसने पढ़ा है मैथ, उससे मैथ बनेगा ही बनेगा, श्योर शॉर्ट आंसर रहेगा। ऑब्जेक्टिव है, आपको गोला भर के आना है, और बढ़िया मेंस में स्कोर हो गया तो आपका सिलेक्शन वैसे ही तय हो जाता है। तो बच्चों, ये थी आपके लिए कुछ गाइडेंस रवि सर द्वारा, और बहुत अच्छी लगी होंगी आपको ये चीजें, और सीखने को मिला होगा बहुत,
क्योंकि अक्सर हम लोग टॉपर्स से ही सीखते हैं। एक तो ये शुरू से प्रथा चली आ रही है कि भाई जो पहले निकल गया वो अगर कुछ ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान अच्छा ही होता है, क्योंकि उसने खुद वो चीजें फॉलो की। तो सिंपल सी बात है, मार्गदर्शन मिलता रहेगा सभी लोगों का। ऑलरेडी कितने सेलेक्टेड हैं आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग भी इंटरव्यू के द्वारा और सभी जुड़ रहे हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आपके काफी हेल्पफुल होने वाला है बच्चों ये। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा करो और एक एक बातें सीखा करो, क्योंकि जो सर लोग बताते हैं आपके लिए तो काफी हेल्पफुल रहती है हमेशा। और एग्जाम क्रैक करने की रणनीति हर कोई नहीं दे पाता, जिसने क्रैक किया अगर उसकी रणनीति फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ लिया हवा में, तो वो नहीं करना है बच्चों आपको। बाकी रवि सर जाते जाते इन बच्चों के लिए कुछ और बातें, मोटिवेशन, फोकस रहें, बता दीजिए इन बच्चों को कुछ आपके मन में जो हो। एमपी में देखिए सर, अभी तो बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। कहीं घोटालों की बात चल रही है, कहीं केस चल रहे हैं, कहीं ओबीसी का, कहीं ये कहीं वो। पर सिलेक्शन वाले सिलेक्शन ले रहे हैं, सिलेक्शन जिसको लेना है वो ले ही रहे हैं। 2020 का रिजल्ट आ गया, सिविल का आ गया, फॉरेस्ट का आ गया, बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और लोग केस लगाए जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, किसी के बहकावे मत आइए, अपनी मेहनत आप खुद करिए। जो बाहर चल रहा है उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, आपका कंट्रोल है आपके जीवन पे, आपका कंट्रोल है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। अपनी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। जो होना है बाहर वो तो होता ही रहेगा, वो तो कभी रुका नहीं, ये घोटाला वो घोटाला वो चलता रहेगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। अपना मेहनत करिए, अपना काम करिए। और फेलियर से मत डरिए कि ये एग्जाम निकल गया, वो एग्जाम निकल गया, मेरे लगातार 3 प्री नहीं निकल रहे, मेरा मेंस नहीं निकल रहा है, मेरे को लिखना नहीं आता, ये सब मत सोचिए। मार्गदर्शन लीजिए, किसी और गाइड से आप बात करना चाहते हैं उनसे करिए। कभी डिप्रेशन में है तो अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से अच्छे से बात करिए। फैमिली प्रेशर है तो उनको समझाइए कि अभी ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा और टाइम, काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो फेलियर से मत डरिए। फैमिली को प्रेशर आ रहा है तो फैमिली को समझाइए, किसी दोस्त से बात करिए, लगातार मेहनत करते रहिए। फेलियर्स तो आएंगे जाएंगे, मैंने भी बहुत देखे हैं। हर कोई देखता है, फेलियर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत यादगार रहेगा। आपको सारी मेहनत, सारी जो भी कठिनाई आपने करी है, आप वो भूल जाएंगे और उस पल में आप खो जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया पल रहेगा वो, जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो उसी पल के लिए मेहनत करते रहिए और सारी कठिनाइयों से लड़ते रहिए, यही बोलना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। बच्चों, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सर की इंस्टा आईडी भाई नीचे डाल रहा हूँ, रवि भाई की, तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि ट्रेनिंग के फोटोज यहीं देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, तो वहां पे भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हाँ, बस ज्यादा मैसेज करके परेशान मत करना भाई, अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है ना, क्योंकि अभी अतुल सर लोगों के मेरे को मैसेज आते हैं, उनकी इंस्टा आईडी अभी बच्चों के लगातार मैसेजेस मिलते रहते हैं, सर ये कैसे करें वो कैसे करें। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। बाकी मैं कनेक्ट करवा दिया करूंगा, डोंट वरी। तो बाकी परेशान नहीं करना है, फोटोज देखनी है, एंजॉय करना है, लाइक करना है फोटोज पे भी जाके। तो अच्छा लगा हो सेशन, लाइक कर दीजिएगा। और रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बच्चों को थैंक यू मार्गदर्शन सर, देने थैंक के यू लिए। सर। और ऐसे ही इनके साथी भी जो हैं बैच वाले, जो टेलीग्राम ग्रुप है, याद रखना वो टेलीग्राम पूरा ग्रुप यहाँ पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी के इंटरव्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म पे आने के धन्यवाद लिए। सर।